हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 बिहार बोर्ड न्यू सिलेबस बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे खूबसूरत, दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस का गिफ्ट, क्रिसमस का उपहार। और इस चैप्टर को लिखे हैं माइकल मुरपुर्गो। माइकल मुरपुर्गो एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं, राइटर हैं, पोएट भी हैं और प्ले राइट यानी कि नाटककार भी हैं। और विशेष रूप से ये चिल्ड्रंस नॉवेलिस्ट हैं, यानी चिल्ड्रन के नॉवेल के लिए ये जाने जाते हैं, बच्चों के लिए उपन्यास लिखते हैं। यहाँ चैप्टर का नाम दिया है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन या खूबसूरत क्रिसमस का उपहार। हम लोग अपने इंडिया में कई तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दीपावली, दशहरा, ईद वगैरह वगैरह। और आप देखेंगे कि इन फेस्टिवल्स में सभी लोग बहुत ही खुश रहते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए पकवान, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, गले लगाते हैं, भातृभाव की भावना रहती है, एकदम बहुत ही माहौल खूबसूरत और खुशनुमा होता है। ठीक उसी तरीके से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो हर साल 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, ये अपने घरों को स्टार्स से, तारों से सजाते हैं, अपने घर में क्रिसमस ट्री रखते हैं, उसको भी डेकोर करते हैं, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं। क्रिसमस के दिन ये लोग केक बनाते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी हो, नाते संबंधी सबको ये लोग क्रिसमस गिफ्ट भी देते हैं और केक भी खिलाते हैं। तो आइए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ऐसा गिफ्ट जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस गिफ्ट बन गया। बिफोर यू रीड, यहाँ पे आपको लेसन पढ़ने से पहले, इस कहानी को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है, इसीलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लिख के बताई गई है। बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. तो यहाँ बात हो रही है विश्व के इतिहास के, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के इतिहास में कुछ डेट्स होते हैं, कुछ तिथियाँ होती हैं, पीरियड्स, कुछ कालखंड होते हैं जो कि हम सभी के लिए सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको सभी लोग, एवरीवन नोस, जानते भी हैं, एंड रिमेंबर्स देम, और उन्हें याद भी रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो आप कहानी अभी पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं, वो ऐसे ही एक तिथि और इवेंट, घटना के बारे में उल्लेख करती है। मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करती है, हमें बताती है। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। और वो घटना, वो तिथि क्या है कि 1914 में एक युद्ध ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच हुआ। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? तो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध रहा था? तो ये आपको पता ही है कि 1914, 28 जुलाई 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही है यहाँ पर। आइए कहानी का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. तो यहाँ बात की जा रही है एक रोल टॉप डेस्क की। रोल टॉप डेस्क क्या होता है? ढक्कन वाला मेज। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसका ऊपरी हिस्सा आप आसानी से खोल सकते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridport. तो यहाँ राइटर, ऑथर बता रहे हैं कि ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान पे, जहाँ पे सेकेंड हैंड की चीज़ों को रिपेयर करके, पुनः निर्मित करके बेचा जाता है, दिया जाता है। तो वहाँ पे इन्होंने रोल टॉप डेस्क को देखा। स्पॉटेड का मतलब होता है देखा या नज़र पड़ना।
द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। और उस दुकानदार ने ऑथर को बताया कि ये रोल टॉप डेस्क 19th century 19वीं शताब्दी के अर्ली में शुरुआत में ओक की लकड़ी का बना हुआ है। ओक एक लकड़ी का नाम है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। राइटर कह रहे हैं कि मुझे एक चाहिए थी, आई हैड वांटेड वन, मुझे एक चाहिए थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। और ये जो रोल टॉप डेस्क था जो कि जंक शॉप पे था, ये बहुत ही बैड कंडीशन में था, बहुत ही बुरी स्थिति में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। इसका जो रोल टॉप था, जो ढक्कन था, वो सेवरल पीसेस में था, कई टुकड़ों में था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड। और उसका जो एक पैर था, जैसे 4 पैर होते हैं मेज के, तो उसका एक पैर जो था क्लम्सली यानी कि बहुत ही बेकार तरीके से मेंडेड, उसको रिपेयर किया गया था, उसको ठीक किया गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और इस तरह से आप देखेंगे कि स्कॉच मार्क मतलब होता है कि बर्न मार्क्स, जले हुए का निशान डाउन साइड में था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। गोइंग फॉर का मतलब होता है बिक रही थी, तो ये बहुत कम पैसे में, लिटिल मनी में बिक रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। और ऑथर ने सोचा कि इसे वो पुनः निर्मित कर सकते हैं, पुनः वो ठीक कर सकते हैं। रिस्टोर का मतलब होता है ठीक करना, वो वापस पहले जैसे उसे थोड़ा बहुत करके कर सकते हैं। इट वुड बी अ रिस्क। लेकिन ये क्या था, एक रिस्क था, जोखिम था, एक चैलेंज और एक चुनौती भी थी। पता नहीं वो ठीक कर पाएंगे कि नहीं, बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन किसी तरीके से उनको ये लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। अब ये ऑथर कहते हैं कि मैंने पेड किया, मैंने उस दुकानदार को पैसे दे दिए और इस रोल टॉप डेस्क को अपने गैराज के पीछे जो वर्क रूम था वहाँ पे मैं इसे ले आया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। ईव का मतलब होता है शाम, संध्या, इवनिंग। तो ये कह रहे हैं कि उस मेज को मैंने क्रिसमस की शाम को ही ठीक करना शुरू कर दिया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. ऑथर कह रहे हैं कि मैंने रोल टॉप को यानी कि जो ऊपर का ढक्कन होता है, इसे मैंने completely यानी पूरी तरीके से मैंने उसे खोल दिया, हटा दिया, रिमूव्ड कर दिया, हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। और जितने भी इसमें ड्रॉवर्स बने हुए थे, दराज बने हुए थे, यहाँ आप देख सकते हैं ना, तो जितने भी दराज बने हुए थे उसको उन्होंने खोलना शुरू किया और खोला। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनीर का मतलब होता है एक पतली सी प्लास्टिक की लेयर होती है या लकड़ी का ही नक्काशी किया हुआ पतली सी सतह होती है जो कि वुडन फर्नीचर पे उसको सुंदर दिखने के लिए, शाइन दिखने के लिए और सेफ रखने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, वेनीर का मतलब होता है ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। तो वही बात है कि जितने भी फर्नीचर्स होते हैं आजकल, खास करके आप देखेंगे जो पलंग बनता है, जो ड्रेसिंग टेबल बनते हैं, तो उसमें सभी में प्लास्टिक की या तो डेकोर की हुई वुडन की पतली सी लेयर लगी होती है, जिससे जो हमारा फर्नीचर्स होता है वो थोड़ा सा शाइनिंग करने लगता है, थोड़ा खूबसूरत दिखता है, स्मूथ दिखता है और सेफ भी रहता है। तो इस तरीके की ही चीज़ होती है वेनीर। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लिफ्टेड का मतलब होता है उजड़ जाना, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवेयर हर जगह से। तो जो इस रोल टॉप डेस्क पे, मेज पे जो वेनीर लगी हुई थी वो लगभग हर जगह से उजड़ चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। राइटर कह रहे हैं कि जो वेनीर निकल चुका था ऑलमोस्ट हर जगह से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक वाटर डैमेज था, यानी कि पानी से ये नुकसान
हुआ था, ज़रूर उस डेस्क पर पानी पड़ा होगा, जिसकी वजह से उस डेस्क के जो वेनियर थी, जो पतली सतह थी, चाहे प्लास्टिक की हो या वुडन की रही होगी, वो बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। तो ये पानी की ही वजह से खराब हुआ था। डैमेज का मतलब होता है खराब होना या क्षतिग्रस्त होना। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. दोनों ने, आग और पानी दोनों ने पूरी तरीके से, क्लियरली पूरी तरीके से, टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क को खराब कर दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था। टेकन देयर टोल का मतलब होता है क्षतिग्रस्त कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। फास्ट का मतलब यहाँ पे है कि बुरी तरीके से। तो जो लास्ट दराज थी, ड्रॉवर थी, वो बुरी तरीके से जाम हो गई थी, स्टक हो गई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। तो जितनी कोशिश ऑथर कर सकते थे, लेखक कर सकते थे कि उसको आराम आराम से खोलने के लिए, जेंटली का मतलब होता है आराम आराम से, धीरे धीरे। तो उन्होंने कोशिश की उसको आराम आराम से, धीरे धीरे खोलने की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट का मतलब होता है पशु और फोर्स का मतलब होता है बल या ताकत। तो आखिर में जब ये आराम आराम से खोलने के लिए कोशिश की उस ड्रॉवर को, लेकिन नहीं खोला, तो एंड में इनको ब्रूट फोर्स लगाना पड़ा, यानी कि तेज बल लगाना पड़ा, जोर से इनको मारना पड़ा। आई स्ट्रक्ट इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फीस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. और ये कह रहे हैं कि लास्ट में I struck it sharply with the side of my fist. fist क्या होता है, ये देखिए, ये जो है ना मुक्का, इसको बोलते हैं। तो मुक्के की साइड से, मुक्के की साइड, फिस्ट मतलब होता है मुक्का, तो मुक्के की साइड से इन्होंने शार्पली, तेजी से, स्ट्रक्ट, प्रहार किया, उस ड्रॉवर को तेज तेज ऐसे मारा। द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और ड्रॉवर जो था वो खुल जाता है। टू रिवील अ शालो स्पेस अंडरनीथ, और खुलने के साथ ही अंडरनीथ, उसी ड्रॉवर के नीचे एक शालो स्पेस होता है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जगह होता है, रिवील, दिखाई देता है, मिलता है। ए सीक्रेट ड्रॉवर, वो क्या था, एक गुप्त ड्रॉवर था। ड्रॉवर के अंदर एक छोटा सा सालो स्पेस था और वो एक गुप्त ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ पे कुछ तो था। आई रिस्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। ये ऑथर कह रहे हैं कि मैं रिस्ट किया, यानी कि अपने हाथ को डाल के उसको मैंने निकाला। वो एक छोटा सा काले रंग का टीन मटेरियल का बना हुआ बॉक्स था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। अब ये बता रहे हैं कि जब मैंने हाथ डाल के उस छोटे से ब्लैक रंग के टीन के बॉक्स को निकाला, तो मैंने देखा वहाँ पे एक लाइन्ड नोट पेपर का टुकड़ा जो है वो सेलो टेप से उसके ऊपर चिपकाया गया था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और जो उस पर नोट पेपर लिखा हुआ था, नोट पेपर के ऊपर कुछ तो लिखा था, वो शेकी हैंड राइटिंग में लिखा गया था। शेकी का मतलब क्या होता है, कांपती हुई हैंड राइटिंग में लिखा गया था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। तो जो कुछ लिखा गया था उस पेपर पे मैटर वो यही था। जिम का आखिरी पत्र जनवरी 25, 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और आगे लिखा था जब समय आएगा तो ये मेरे साथ बरीड किया जाएगा, दफनाया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्रिश्चियन लोग मरने के बाद ज़मीन में गाड़ दिए जाते हैं, दफना दिए जाते हैं। तो यहाँ बात यही हो रही है कि जो जिम का आखिरी पत्र था वो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था, और जो प्राप्त करने वाला है वो लिख रहा है कि
जब समय आएगा, यानी कि जब मैं मर जाऊंगी तो ये चिट्ठी भी, ये पत्र भी, जिम का जो पत्र है, ये मेरे साथ बरीड किया जाएगा, दफना दिया जाएगा। आई न्यू as I did it that it was wrong of me to open the box। अब यहाँ पे ऑथर का कहना ये है कि मैं जानता था, आई न्यू as I did, जो मैं कर रहा था या किया वो मैं जानता था, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, कि ये मेरे लिए गलत है, ओपन द बॉक्स, कि बॉक्स को खोलना, भाई दूसरे का सामान है, दूसरे की चिट्ठी पढ़ना, दूसरे का सामान छूना, ये तो गलत बात है ना। तो ये राइटर को पता है, ऑथर को पता है कि ये गलत कर रहे हैं और ये गलत है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन जो इनकी जिज्ञासा थी, जो इनकी उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता या जिज्ञासा, आप बोल सकते हैं, लेकिन जो इनके अंदर मन में जिज्ञासा भरी हुई थी, जो उत्सुकता भरी हुई थी, वो कहीं न कहीं इनके स्क्रपल्स को, जो इनका संदेह था, जो इनके विचार थे कि नहीं दूसरे का सामान नहीं छूना चाहिए, दूसरे का बॉक्स है नहीं उसको देखना चाहिए, इसके बावजूद भी इनकी उत्सुकता ने, इनकी जिज्ञासा ने इस पे कंट्रोल कर लिया और वो आखिर में बॉक्स खोलते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, तो बॉक्स के अंदर में एक एनवलप रखा हुआ था, एक लिफाफा रखा हुआ था। द एड्रेस रीड, और उस पे एड्रेस जो था, जो पता था, वो ऐसा था, मिसेस जिम मार्कफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रीडपोर्ट, डोरसेट। तो ये एड्रेस है जो कि मिसेस जिम मार्कफर्सन के नाम से था, 12 कॉपर बीचेस, ब्रीडपोर्ट, डोरसेट, ये एड्रेस है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, राइटर कह रहे हैं कि मैंने उस चिट्ठी को निकाल लिया और उसे अनफोल्ड किया। आपको पता है ना, चिट्ठी ऐसे फोल्ड की हुई रहती है और जब आप उसे पढ़ने जाते हो तो उसे क्या करते हो, आप उसे अनफोल्ड करते हो, यानी कि खोल देते हो। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, ये पेंसिल से लिखी हुई थी और चिट्ठी के एकदम ऊपर में, टॉप में डेट लिखा हुआ था, दिसंबर 26, 1914, दिसंबर 26 दिसंबर 1914, तो ये डेट वहाँ पे मेंशन था। डियर स्टूडेंट्स, बाकी की जो कहानी है सेकेंड पार्ट हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि इस वीडियो के आखिर में 2 स्लाइड्स है जहाँ पे आपको सारे ये फर्स्ट पार्ट के, जो भी कहानी का फर्स्ट पार्ट है, इसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको ये लेसन समझने में हेल्प मिलेगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।